अच्छा देखो, ये है ना तुम्हारा है सब्जेक्ट आईबीसी, दैट इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। ये तुम्हारा जो सब्जेक्ट है ये पेपर 9 है, बराबर। इसका वेटेज है 100 मार्क्स, और ये ओपन बुक में आएगा। ठीक है। अभी तुम लोग सोचोगे ओपन बुक है तो फिर ऐसे मजे, फिर तो टेंशन नहीं है, पढ़ने का जरूरत नहीं है। हाँ वो ठीक है, बट द प्रॉब्लम इज कि ये जो पूरा आईबीसी है, तुमको एक सब्जेक्ट है दैट इज नोन एज सीआर, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में है ना बेसिकली 3 पार्ट है। पहला एक मर्जर अमालगमेशन, वो सब चीज है। दूसरा एक वैल्यूएशन वाला छोटा सा पार्ट है, और तीसरा आईबीसी वाला पार्ट है। तो ये जो आईबीसी है, ये भी आईबीसी 2016 है। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है पूरा। मतलब ये सब्जेक्ट पढ़ लिया तो ये पार्ट भी तुम्हारा हो गया। मतलब तुम लोग समझो कि अगर यहाँ पे 20 चैप्टर है, इधर 18 है, खाली इसमें से 1 या 2 चैप्टर शायद नहीं है उधर, बाकी पूरा सेम है। तो अगर ये एक सब्जेक्ट पढ़ लेते हो तो साथ में तुम्हारा आधा सीआर भी हो जाएगा। ये ऑलमोस्ट कुछ 40-50 मार्क्स का यहाँ पे भी आता है। तो 50% ये और 100% इधर। तो एक ही सब्जेक्ट पढ़ने से दूसरा सब्जेक्ट भी कवर होता है। तो जब नेक्स्ट टाइम अभी आईपीसी हम खत्म करेंगे, फिर ऐसा मत बोलना सीआर में भी पढ़ाओगे क्या। पहले ही बोल देता हूँ, एक ही बार पढ़ना है, इधर इन डिटेल पढ़ना है और कुछ नहीं करना है। ये पढ़ लिया तो ये वाला पार्ट भी हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे ओपन बुक है तो इधर थोड़ा पेपर पैटर्न हम लोग अलग तरीके से पढ़ेंगे। यहाँ पे थोड़ी चीजें अलग हो जाएगी क्योंकि ये ओपन बुक नहीं है, बराबर। तो ऐसा मतलब कैसा था, यहाँ पे तुम लोग सोच रहे थे ना कि ओपन बुक है चलो आराम से कर लेंगे मैनेज, नहीं, बट इसको तुमको प्रॉपर थरली भी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे वो नॉर्मल सब्जेक्ट के जैसा है। तो डबल मेहनत हो जाएगा तुम्हारा। ओपन बुक है, ओपन बुक है उस भरोसे आईबीसी को हाथ मत लगाओ, चलता है वैसा मत करना, क्योंकि सीआर में भी सेम चीज है, बराबर। अच्छा, सबसे पहले देखो बेसिक इंसॉल्वेंसी कंसेप्ट एंड इवैल्यूएशन पे आओ नोट्स में। अच्छा देखो, यहाँ पे ना सबसे पहले तो ये है आईबीसी, दैट इज इंसॉल्वेंसी इन बैंक्रप्सी कोड 2016। ये इंडिया में है ना फर्स्ट टाइम ऐसा कंसेप्ट लेके आए। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि इंडिया में लोग बैंक्रप्ट ज्यादा हो रहे हैं, बराबर। इंडिया में बैंक्रप्सी की केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। जैसे तुम लोग ने लेटेस्ट एग्जांपल देखा होगा, जैसे विजय माल्या, फिर नीरव मोदी। तो ये सब इश्यूज है इंडिया में कि लोगों को पैसा लोन के नाम पे दिया जाता है, फिर जब रिकवरी का टाइम आता है ना तो पैसा साला निकलता नहीं उनसे। अभी देखो, ये एक वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट के हिसाब से रिकवरी रेट ये लोग निकालते हैं कि कितनी कंट्री लोन देती है तो अपना पूरा पैसा निकाल सकती है। जैसे अगर स्विट्जरलैंड है, द रेट ऑफ रिकवरी ऑफ स्विट्जरलैंड इज 99.6%। मतलब वो लोग जब 100 रुपए का लोन देते हैं ना तो 99.6 पैसा रिटर्न आता है। मतलब बैड डेट्स या डिफॉल्ट कितना, 0.4 समथिंग लाइक दैट। उतना तो ठीक है, निग्लिजिबल अमाउंट है। अगर तुम पाकिस्तान देखोगे, हंसो मत रे, 74% है। मतलब फिर भी 100 रुपया दिया, आएगा कितना, 74, 26 रुपया बैड डेट समझो। ठीक है। बांग्लादेश है, कितना होएगा, ठीक है, 94%। हाँ, ये 94% रेट ऑफ रिकवरी है इनकी। इसमें भी इनका एक रिकॉर्ड है, देयर इज वन बैंक, कभी गूगल मार के देखना, ग्रामीण बैंक है। जो क्रिकेट देखता होगा ना उसको पता होगा, बांग्लादेश के टी शर्ट पे पहले ग्रामीण बैंक आता था। ठीक है, वो उनका स्पॉन्सर था। ये बैंक दुनिया का ऐसा एक बैंक है, इकलौता शायद होएगा, जो बिना डॉक्यूमेंट के भी लोन देता है। तुम ऐसे चलते चलते बैंक में जाओगे ना, 5 लाख का लोन दो ना, ठीक है लेके जा, फोटो भी नहीं लेंगे, आधार कार्ड पैन कार्ड अपने जैसा है, इधर चोचला उधर कुछ नहीं है, बराबर। ऐसा कुछ भी नहीं होता है वहां पे, वो लोग ऐसे ही लोन देते हैं। इनफैक्ट अगर रास्ते पे कोई भिखारी भी बैठा होगा और वो बैंक में जाके बोलेगा ना मेरे को लोन चाहिए, लोन मिल जाएगा उसको। वो लोग कभी ना नहीं बोलते किसी को। बट वहां के लोगों में शायद इतनी कर्टसी है कि आज हम लोग पैसा लेते ना एज ए लोन, तो कल रिटर्न कर देंगे।
अभी जैसे समझो मालव है, ये भाई साहब ने ग्रामीण बैंक से लोन लिया, बराबर। उसने बोला था कि 3 साल में रीपे कर देगा। 3 साल खत्म हो गया लेकिन रीपे नहीं किया। वो बंदे में उतनी कर्टसी होती है वहां के लोगों में कि 3 साल के बाद बैंक में जाके बोलेगा मेरे को और 2 साल का टाइम दो, आई विल डेफिनेटली रीपे योर एंटायर अमाउंट। नहीं क्या, बाद में आपको जो एक्शन लेना है लो, और जो भी 2 साल का एडिशनल इंटरेस्ट होगा वो भी मैं भरने को तैयार है। इतनी कर्टसी है, बराबर। बिना डॉक्यूमेंट के लोन देता है बैंक। अपने यहाँ पे एक दिन भी इधर स्कीम आ गया ना ये कि बिना डॉक्यूमेंट के लोन मिलेगा, बोल तो ले लेंगे बराबर। ठीक है। इंडिया का रिकवरी रेट 62% अराउंड, बराबर। और ये भी कैसा था, धीरे धीरे थोड़ा बोलते ना 61, 60, 58 तक भी गया है। मतलब अपने को आगे बढ़ना चाहिए, अपन पीछे जा रहे हैं, बराबर। तो यहाँ पे देखो बाकी के कंपैरिजन में, और अपने को है ना दुनिया से मतलब ही नहीं है, अपने को खाली कंपैरिजन इससे करना है। बस अपना सक्सेस इसके कंपैरिजन में कितना है वो देख लिया, सुकून मिल गया, बराबर। तो इंडिया इसके साथ कंपेयर करता है तो इंडिया को भी ऐसा शर्म आएगा ना यार, पाकिस्तान ऐसा 74, अपन 62। तो उनको बस चाहिए कि अच्छे से इंप्रूवमेंट हो। नो डाउट इंडिया के पीछे भी बहुत सारी कंट्रीज है, जैसे देयर इज वन कंट्री सोमालिया, ठीक है। वहां का रेट ऑफ रिकवरी होएगा कुछ 20-22% के आसपास। मतलब वहां पे बैंक पहले तो लोन देता ही नहीं है, क्योंकि उनको पता है दिया तो पैसा आने वाला नहीं है। और चलो दे भी दिया तो रिकवरी करने नहीं जाते वो लोग, खाली फोन करेंगे कब देगा कब देगा। घर पे कोई नहीं आता है, क्यों? क्योंकि ऐसे वहां पे इंसिडेंट हुए, वहां पे क्राइम रेट इतना हाई है। हाँ, मार मार डालेंगे, हाँ खत्म। ऐसा मुंडी वंडी लटका देंगे काट के। तो बोलो आओ अभी आओ, चाहिए लोन रिकवरी, आ जाओ घर पे। तो एक ऐसा स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजा, नेक्स्ट टाइम से कोई नहीं आएगा। तो वहां पे उन्होंने देखा है कि ऐसे लोन रिकवरी, और वहां पे रिकवरी एजेंट्स बनने की वैकेंसी निकलती है जहाँ पे कोई एप्लीकेंट नहीं होता है। वहां पे चाहिए गवर्नमेंट को कि भाई रिकवरी वाला कोई चाहिए, लाखों में सैलरी देंगे, अप्लाई तो करो। कोई अप्लाई भी नहीं करता है, क्योंकि पता है यार ऐसी सिचुएशन है, यहाँ के लोग पागल है, तो कौन करेगा ये जॉब। वहां की कंट्री ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए रेट ऑफ रिकवरी को हाई करने के लिए, लेकिन कैसा है, जब तक तुम्हारा क्राइम रेशियो कम नहीं होगा तब तक इस पे इफेक्ट नहीं आएगा। क्योंकि जब तक वो क्राइम मतलब वो डर है ना, रिकवरी करेगा ही नहीं कोई। और जब तक रिकवरी ढंग से नहीं होगा तो पैसा आने से रहा। वहां पे 20-22% भी जो नॉर्मल बिजनेसमैन लोग होते हैं ना, वो उनकी वजह से इतना है। अगर वो क्लास भी तुम हटा दोगे ना, ये सिंगल डिजिट में नंबर चला जाएगा। मतलब वहां पे इंडिविजुअल इंडिविजुअल को तो लोन देते भी नहीं है, क्योंकि वो लोग तो सब क्रिमिनल है। या तो क्या करेंगे, मारेंगे नहीं ना, तो समझो ये लोन रिकवरी वाला है मालव, तो इसको किडनैप करके रख लेगा। फिर मैं बैंक से पैसा मांगेगा। चाहिए तो इसको 5 लाख देके छुड़ा के लेके जाओ। मैं बोलेगा साला मैं मांग रहा था, अब ये रिवर्स हो गया। तो वो लोग फिर भेजते भी नहीं है किसी को, कोई जाता नहीं है। बैंक खाली फोन करके फॉलो अप करेगा। और पता है तुमको सिम कार्ड चेंज करना कोई बड़ी बात नहीं है आज के जमाने में, तो बस फिर पैसा डूब गया। बैंक को भी ऐसा लगता है छोड़ जाने दे, लाइफ बची, इंपॉर्टेंट है, पैसा बाद में कमा लेंगे हम लोग। तो ये सब रेशियोज देखते हैं ना, तो इंडिया कहीं ना कहीं देखो, इंडिया वैसे टॉप 5 कंट्री में आता है फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री में, ठीक है, जीडीपी वाइज। तुम वहां पे फास्टेस्ट कंट्री बन रहे हो, ठीक है, और साला रेट ऑफ रिकवरी इतना रख रहे हो। तो ऑब्वियसली मतलब एक बैंकिंग सेक्टर, जो बैंकिंग सेक्टर होता है ना, उसको इंडिया की बैकबोन बोला जाता है। अगर तुम उसको ही स्ट्रांग नहीं बनाओगे तो तुम्हारा कंट्री कभी प्रॉपर तरीके से चलेगा ही नहीं। तो इसको रिकवर करना है। इंडिया टारगेट रखते हैं कि इसको 90+ करना है। कब होएगा पता नहीं, बट टारगेट तो रखा है। देखो टारगेट अच्छा ही रखने का हमेशा, होएगा नहीं होएगा देख लेंगे। बट सोच लेगा तो बड़ा, जैसे सोचा ना कि पॉपुलेशन में नंबर 1 आना है, तो देखो अभी आ जाएगा 2-4 साल में। देखो सोचा करके दिखाया, बराबर। वो भी ये करके दिखाएंगे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है इंडिया में। तो ये सब प्रॉब्लम्स थे, तो इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि कोई ऐसा एक्ट लेके आओ जिससे वजह से रिकवरी अच्छी हो। अभी देखो ये ना एक्ट नहीं है, ये क्या है, कोड है। अरे कोड क्यों बोलते हैं, व्हाट इज कोड एंड व्हाट इज एक्ट, फर्क क्या है पता है? ऐसा क्या होएगा कोड में जो एक्ट में नहीं होगा, और ऐसा क्या होगा एक्ट में जो कोड में नहीं होगा? ऐसा कुछ तो हो सकता है ना। देखो कोड, नहीं 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 नहीं,
देखो कोड है ना, ये कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल एक्ट्स। मतलब कैसा? देखो जैसे एक एक्ट था सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट, ठीक है, फिर एक है कंपनीज एक्ट, फिर एक है सरफेजी एक्ट, बराबर, तीन तीन एक्ट है ऐसे। थोड़े प्रोविजन इसके लिए, थोड़े इसके लिए, थोड़े इसके लिए, सबको कंबाइन मारा तो कोड बनता है। मतलब ये कोई एक्ट नहीं है, ये तोड़ मरोड़ के सब एक्ट से लिए हुए प्रोविजन से बनाया हुआ कोड है, बराबर। एक्ट कैसा होता है, जैसे ये सरफेसी एक्ट है तो ये पूरी प्रोसेस बताता है, स्टार्ट से लेके डेफिनेशन से लेके एंड तक सारी चीजें एक ही साथ बताएगा वो, ठीक है। लेकिन ये एक्ट है तो एक्ट उस तरीके से बनता है, लेकिन कोड ऐसा नहीं होता है। जैसे देखो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, तो सिविल प्रोसीजर कोड तुम पढ़ोगे तो उसमें कुछ चीजें नई भी है, कुछ लिमिटेशन एक्ट से उठाई हुई है, कुछ इधर से उठाई हुई है, ऐसा तोड़ मरोड़ के उसको कोड बना दिया, बराबर। तो वो कोड होता है। कोड इज अ मल्टीपल एक्ट्स का ये कॉम्बिनेशन माना जाता है, इसके लिए इसको कोड बोलते हैं। ये एक्ट नहीं था, लोगों को लगता था ये एक्ट लेके आया गवर्नमेंट, ये एक्ट है ही नहीं कभी, ये कोड है, ठीक है। मतलब इंडिया के पास काफी सारे एक्ट थे रिकवरी के लिए। मतलब तुम देखोगे तो 1956 से भी पहले काफी सारे एक्ट थे, 1956 में भी आए, उसके बाद 92 में भी आए, उसके बाद 2003-4 के आसपास भी आए, बट कोई भी इफेक्टिव नहीं था। तो सोचा 2016 में जो भी प्रीवियस एक्ट थे उसमें से बेस्ट चीजें उठाओ और 2016 में उसको कंबाइन मारो, और कुछ नई चीज लगती है वो भी ऐड कर दो और कोड बना दो। तो 2016 में आया फिर वो। बेसिक समझा कोड और एक्ट का फर्क क्या है, ठीक है। अभी देखो ये कोड भी है ना कैसा है, हमने कोड बनाया तो है, ठीक है, चलो तोड़ मरोड़ के, बट ये कहीं से तो इंस्पायर हुए रहेंगे हम कि हाइला ये भी ऐसा करते हैं, चलो अपन भी करते हैं। जैसे देखो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यूके, यूएसए, कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, ये सब से उठाया हुआ है, बराबर। थोड़ा इधर से, थोड़ा इधर से, थोड़ा इधर से, सब कंबाइन मारा, फिर वर्ड फाइल बनाया, फिर कंट्रोल एफ, मतलब फाइंड, ये सब कंट्री का वर्ड फाइंड करो, रिप्लेस विथ इंडिया, और बन गया अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये वैसे बनाया। फिर जैसे देखो तुमने एक रेरा पढ़ा था, है ना, रेरा ढापा है अपन ने दुबई से, क्योंकि वहां का रियल एस्टेट सेक्टर बेस्ट माना जाता है, तो वो उधर से ले लिया। मतलब हर चीज कहीं ना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा ब्रिटिश का ही है, बस खाली इंडियन सिनारियो के हिसाब से जहां जहां लगा कि ये इंडिया में नहीं चलेगा ऐसा फंडा, उधर चेंज मारा, बाकी तो एज इट इज है, बराबर, पूरा का पूरा। इनफैक्ट वो जमाने के कंसेप्ट है जो आज प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल भी नहीं है, बट क्या अभी आ गया, वो आ गया, अभी कौन चेंज करेगा, बराबर। रेरा वैसे बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वैसे बनाया। तो वैसे ही जब आईबीसी आया ना, तो आईबीसी भी हमने देखा कि यूएसए के पास अच्छा एक्ट है जो रिकवरी में हेल्प करता है उनको, यूके के पास भी अच्छी अच्छी चीजें हैं, वहां के लिए हेल्पफुल है। तो सोचा फिर अपन भी बनाते हैं आईबीसी, सब लोग आगे चले जाएंगे, अपन रह जाएंगे, तो अपन भी बना लेते हैं। तो बस ये सब से इंस्पायर होके फिर हमने बनाया। यूएसए का तुम पढ़ोगे ना, यूएसए का तो बहुत बेस्ट बनाया उन्होंने, उन्होंने एक एक सेक्टर के लिए बनाया है। एग्रीकल्चर वाला बंदा लोन लेगा, उसकी रिकवरी अलग तरीके से होगी, इंडस्ट्री वाला बंदा लेगा, उसकी रिकवरी अलग तरीके से होगी। अपने यहाँ पे इतना इन डिटेल नहीं है, बराबर। उनके यहाँ पे तो बहुत ज्यादा, उनके यहाँ पे तो मच्छी मारने वाला भी अगर लोन, तो उसकी रिकवरी के तरीके अलग होते हैं, क्योंकि उसका वो बिजनेस है। देखो यू कैन नॉट सी ईच एंड एवरी बिजनेस फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑफ व्यू। मैं आज अंबानी को जैसे देखता हूँ वैसे एक सब्जी वाले को नहीं देख सकता, भले वो सब्जी वाला का उसका बिजनेस है, लेकिन दोनों के लिए ट्रीटमेंट अलग होनी चाहिए, ठीक है। रिलायंस अगर लोन नहीं देता है तो वो विलिंगली नहीं दे रहा है, लेकिन सब्जी वाला लोन नहीं देता है तो मे भी फाइनेंशियल क्राइसिस होगा, इसके लिए नहीं दे रहा है। तो जब सिचुएशन दोनों की अलग है तो ट्रीटमेंट भी दोनों के लिए अलग होनी चाहिए। इंडिया में इतना इन डिटेल नहीं बनाया अभी तक, ठीक है अच्छा खासा बनाया, बट इतना इन डिटेल नहीं है, ठीक है।
अभी यहाँ पे आ जाओ, सबसे पहले देखो एक कंसेप्ट है बैंकरप्सी और इंसॉल्वेंसी। ठीक है, देखो ये टर्मिनोलॉजी को ना लोग बहुत ज्यादा मिक्सअप करते हैं कि बैंकरप्सी क्या होता है और इंसॉल्वेंसी क्या होता है। देखो एग्जैक्ट मीनिंग क्या लिखा है बैंकरप्सी में। देखो बैंकरप्सी इज नॉट एग्जैक्टली द सेम एज इंसॉल्वेंसी। Bankruptcy occurs when a court determines insolvency and given orders for it to be resolved. Bankruptcy is a determination of insolvency made by a court of law with the resulting legal orders intended to resolve the insolvency. और insolvency में देखो क्या लिखा है, describe a situation where debtor is unable to meet his or her obligation. अगर मेरे कोई खर्चे है, पैसे देने की ताकत नहीं है मेरे खर्चे को, मतलब मेरा लोन चल रहा है, मोबाइल का ईएमआई चल रहा है, लाइट बिल आता है मेरा, वो भरने की कैपेसिटी नहीं है मेरी आज, तो मेरा सिचुएशन क्या है, इंसॉल्वेंसी है। मैं कौन हूं, इंसॉल्वेंट हूं, बराबर। बट मैं क्या कोर्ट से डिक्लेयर हुआ, नहीं, ये तो मैंने खुद डिटरमाइन किया ना कि मेरी पैसे देने की ताकत नहीं है। लेकिन समझो अब मैं पैसे देने की ताकत नहीं रखता हूँ, तो जो भी कल जिसका रिकवरी होगा मेरे से, जैसे समझो कोई ईएमआई भरता हूं मैं बैंक का, अब वो मैं नहीं भर पा रहा हूँ, तो बैंक मेरे को क्या बोलेगा, देखो 60 डेज का टाइम है, इज्जत से लोन रीपे कर दो। बोला नहीं किया तो है फिर देखते कोर्ट में आओ, बराबर। नोटिस मारा, कोर्ट में केस गया, वो बैंक जाके कोर्ट में क्या बोलेगा, दिस पर्सन इज इंसॉल्वेंट एंड इज अनेबल टू पे अवर मनी। तो कोर्ट वेरिफिकेशन करेगा और कोर्ट फाइनली एक ऑर्डर पास करेगा कि यस बंदा सच में क्या है, ऑफिशियली भिखारी है, इसके पास पैसा नहीं है, तुमको अभी रिकवरी के राइट्स दे रहे हैं, असेट बेच के पैसा निकाल लो जाओ। ये कोर्ट ऑर्डर आया, इट मींस बैंकरप्सी। तो इंसान पहले हमेशा कहां पहुंचता है, इंसॉल्वेंसी के बैंकरप्सी पे, हमेशा पहले इंसॉल्वेंसी पे जाता है, इंसॉल्वेंसी से आगे जाके वो बैंकरप्सी पे जाएगा। लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि हर इंसॉल्वेंसी सिचुएशन बैंकरप्सी पे जाएगी, बराबर। हो सकता है कभी सेटलमेंट कर लिया मैंने ही बैंक के साथ और बैंक मान गया, तो ठीक है, बराबर। तो जरूरी नहीं है कि तुम इंसॉल्वेंट हो तो तुम बैंकरप्ट बनोगे, लेकिन हाई पॉसिबिलिटी है कि इंसॉल्वेंट हो तो बैंकरप्सी की सिचुएशन पे जाओगे। और बैंकरप्सी की सिचुएशन पे आ गए, इसका मतलब एक स्टेज पे तुम कहां थे, हमेशा इंसॉल्वेंसी पे होंगे ही होंगे तुम। ये समझा दोनों चीज, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे एक डिस्टिंग्विश है आईबीसी और सरफेसी करके, ठीक है। ये डिफरेंस पहले बेसिक सुन लो कि सरफेसी एक्ट एक्चुअली में होता क्या है। सरफेसी एक्ट है ना, इसको 2002 में इंट्रोड्यूस किया था, सरफेसी एक्ट 2002। अच्छा मेरे को एक सिंपल सी चीज बताओ, समझो मेरा एक बिजनेस है, छोड़ो मेरा नाम क्यों ले रहे, तेरा नाम बोल, मीत। समझो मीत क्या बिजनेस करेगा बोल, मीत बीड़ी मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड। अभी देखो ये भाई साहब का है ना बिजनेस है, ये बिजनेस में वो लोन लेता होगा बिजनेस के लिए। लोन जनरली किससे लेते हम, बैंक से। तो एक बैंक आया जिससे उसने क्या लिया है, लोन लिया है। अच्छा, ये किसी से तो रॉ मटेरियल खरीदता होगा, अभी बीड़ी किससे बनता है किसे, करेक्ट, हाँ। अच्छा, तो समझो वो जो पत्ते आते हैं जिससे बीड़ी बनता है, फिर वो धागा बांधते पता है। और बोलो इतना आपको कैसा पता देखा है यूट्यूब पे वीडियो देखा है, ठीक है। अच्छा, वो धागा आता है, बराबर, फिर टोबैको डालते हैं अंदर, ये सब कहीं ना कहीं से तो लेता होगा ना ये सब चीज। समझो तेरा नाम बोल, चलो मेघ है ना, तंबाकू सप्लायर है, ठीक है। मान लो तू क्या सप्लाई करेगा बोल, चलो मालव थ्रेड सप्लाई करता है, बराबर। अभी समझो इसने है ना 10 लाख का टोबैको सप्लाई किया है और इसने 1 लाख का ये मटेरियल सप्लाई किया है। कल समझो
मीत की फाइनेंशियल कंडीशन, उसकी बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन खराब होती है, तो समझो लोन तो नहीं भर पा रहा है, तो बैंक एक्शन ले सकता है रिकवरी के लिए। क्योंकि बैंक तो क्या बोलेगा, भाई मेरा तो पैसा है, हम तो कौन है, बैकबोन ऑफ इंडिया, हमको तो तेरे को बराबर रखना पड़ेगा, हम डूबेंगे तो पूरा कंट्री हिलेगा, तो हमको तो पैसा चाहिए। ये बोल के ये लोग बहुत इजीली पैसा निकाल सकते हैं। बैंक का टैग मिलता है ना, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इनको तो ऐसा बोलते हैं ना, सिर पे बिठा के रखा है इंडिया में कि तुमको रिकवरी के लिए जो करना है करो। लेकिन समझो, मेघ ने इतना बड़ा रॉ मटेरियल उसको सप्लाई किया है, इसका पैसा रिकवरी इंपॉर्टेंट नहीं है। बट ये है कौन, बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, क्रेडिटर है, बट अल्टीमेटली एक नॉर्मल बिजनेसमैन है ना। बैंक जितना तो प्रायोरिटी इसको नहीं मिलेगा ना, फाइनेंशियल जो भी सपोर्ट कर रहा है उसके जितना तो नहीं। बट डोंट यू थिंक इसको पैसा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, तो इसको राइट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। हाँ, सरफेसी एक्ट है ना, ये खाली इनके लिए है। अगर तुम अदर देन बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो तो तुम रिकवरी नहीं कर सकते एज पर सरफेसी एक्ट। लेकिन आईबीसी में वैसा नहीं है। आईबीसी में तुम चाहे फाइनेंशियल क्रेडिटर हो या तुम ये कैटेगरी वाले क्रेडिटर हो, तुम कोई भी हो, तुम क्रेडिटर हो ना, बस तुम पैसा मांग सकते हो। मतलब समझो, मेघ ने इसको पहले एक बार वार्निंग दिया कि देख भाई, मेरा 10 लाख का माल अटकाया है, तूने पैसा अटकाया, मेरे को पैसा चाहिए। मेघ बोलेगा कि मैं तेरे को इतने दिन का टाइम देता हूँ, अगर इतने दिन में पैसा नहीं दिया आई विल टेक एक्शन। ठीक है, तो इसको जो भी टाइम दिया है वो टाइम के अंदर पे करना है। नहीं किया तो ये बंदा क्या करेगा, आईबीसी के हिसाब से केस फाइल कर देगा, बराबर। जबकि ये है बैंक नहीं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं, इट्स जस्ट अ नॉर्मल क्रेडिटर। स्टिल इसके पास क्या है, राइट टू रिकवर मनी। मतलब आईबीसी है ना, आईबीसी क्या बोलते हैं पता है, खाली बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में नहीं सोचने का है अपने को। अपने को किसके बारे में सोचना है, ऐसे लोगों जो क्रेडिटर्स होते हैं ना, इनके बारे में भी सोचो। भले इनका पैसा कितना भी हो सकता है इधर 5 करोड़ है, इधर 10 लाख है, इधर 1 लाख है, लेकिन इसके लिए तो 1 लाख भी बड़ी रकम है ना, बराबर। अगर इसको ऐसा बोल के चुप बेटा तभी क्या अभी धागे के लिए रोता है बे, अरे लेकिन उसके लिए तो वो भी बहुत बड़ा बिजनेस है ना, उसके लिए तो 1 लाख भी इंपॉर्टेंट है कि नहीं। खाली बड़ा अमाउंट वाला ही इंपॉर्टेंट है तो नहीं, पर्सन की कैपेबिलिटी में देखो तुम, उसके हिसाब से उसका अमाउंट जो भी होगा वो भी उसके लिए बहुत बड़ा अमाउंट है। तो प्रायोरिटी किसको मिलना चाहिए, ईच एंड एवरी क्रेडिटर को मिलना चाहिए। ये कौन सा एक्ट बोलता है, सॉरी कौन सा कोड बोलता है, आईबीसी। इसके लिए देखो फर्स्ट लिखो, देखो क्या लिखा है आईबीसी में, इट गिव्स प्रोटेक्शन टू ऑल टाइप्स ऑफ क्रेडिटर्स। लेकिन सामने देखो क्या लिखा है, इट गिव्स प्रोटेक्शन टू ओनली फाइनेंशियल क्रेडिटर्स लाइक बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंटरेस्ट। खाली बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ही भाव दिया जाता है, किसमें, सरफेजी में। तो सरफेजी का सबसे बड़ा फेल होने का रीजन ही यही है, क्या, ये लोग खाली बैंक के बारे में सोचते हैं, ये सब के बारे में सोचते भी नहीं है। ठीक है, सेकंड देखो, वेरियस ऑप्शंस आर चेक लाइक वाइंडिंग अप ऑफ द बिजनेस और कंट्रोल ओवर द बिजनेस ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। अभी देखो, थोड़ा एक हाईलाइट देता हूँ आईबीसी में क्या चीज है, एक हाईलाइट दूंगा ना तो चैप्टर समझने में इजी हो जाएगा। अभी देखो, ये बंदे का 10 लाख अटका, ठीक है, समझो ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं, तो मेघ मालव को बोलता है तेरा पैसा मिला क्या, तो नहीं मेरा भी डुबाया ये 1 लाख रुपया। तो चल एक काम करते हैं, हम लोग साथ में जाके क्या करते हैं, एक्शन लेते, केस फाइल करते, किसके ऊपर, मीत की कंपनी के ऊपर। दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि चलो हम लोग केस फाइल करते हैं। अब केस फाइल किया तो जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होगी, हम लोग समझो यहाँ पे लेते हैं एनसीएलटी है। एनसीएलटी के पास कंप्लेन गया कि बंदा कौन है, डिफॉल्टर है, पैसा नहीं दिया। मेरे को एक बात बताओ, एनसीएलटी है ना, मीत को पूछेगा, उसको समन इश्यू किया जाता है, उसको बुलाया जाता है कि तेरे ऊपर ऐसा ऐसा कंप्लेन फाइल हुआ है, क्यों पैसा नहीं दिया बता। तो बोलता है माँ कसम ऐसा ही नहीं है, आपको चेक करना है कर लो, आपको जिसको बुलाना है, मेरे फाइनेंशियल रिजल्ट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मेरा कैश बैलेंस, बैंक डिटेल्स, ये वो तुमको जो देखना है देख लो। अगर तुम बोलोगे ना कि इसमें से तो पैसा निकल सकता है, मैं दे देगा, तुम खुद देखो। एनसीएलटी ने जाके चेक किया और एनसीएलटी को लगा कि हाँ रे ये बंदा तो सच में भिखारी है, इसके पास तो पैसा ही नहीं है देने के लिए।
बट देखो सिंपल सी चीज है, अगर तुम्हारा दांत दुखता है तो दांत तुड़वाना इज अल्टीमेट ऑप्शन, कि पहले रूट कैनल करवाते हैं, वो सीमेंट डलवाते हैं, वो सब करेंगे, फिर अगर क्योर नहीं होता है तो फाइनली दांत तोड़ते हैं। बराबर ना? ऐसा कभी हुआ है आग दुख रहा है निकाल लो या कभी ऐसा? नहीं। सेम चीज इधर की जाती है। अगर कितना पैसा नहीं दे रहा है ना, इसका ये मतलब नहीं कि इसको एक काम करो वाइंडिंग अप में डाल दो खत्म कर दो। अब तक इंडिया में 2016 के पहले जितने भी एक्ट आए थे ना, सब में यही होता था, क्या पैसा नहीं दिया वाइंडिंग अप, पैसा नहीं दिया वाइंडिंग अप। अरे लेकिन बंदा फुकट में वाइंडिंग अप में जा रहा है, जबकि खाली बस एक पैसा नहीं दिया उसके चक्कर में। हो सकता है उसकी कैपेबिलिटी अच्छी है, हो सकता है उसको थोड़ा टाइम दे दिया तो रिकवर कर लेगा। हो सकता है अभी जैसे बोलते हैं ना, तुम बिजनेस तुम्हारा देख रहे हो कि मर रहा है, तुमने कोई एक्सपर्ट को बुलाया और एक्सपर्ट बोलता है 5 लाख का इन्वेस्टमेंट करो, बिजनेस पहले जैसी सिचुएशन पे जा सकता है। तो तुम 5 लाख का इन्वेस्टमेंट करोगे कि नहीं, बंद ही करना है? करोगे कि नहीं? एक ट्राई तो मारोगे कि नहीं? तो सेम चीज इधर किया गया। आईबीसी में क्या किया गया, आईबीसी में बहुत अच्छा ये लोग रूल लेके आए, क्या कि बोलते ना, मरता आदमी रहेगा ना, ये मर रहा है ना, तो मार ही नहीं देने का। पहले ऑक्सीजन मास्क लो, ठीक है, उसको वेंटिलेटर पे डालो, ठीक है, जो भी उसको बचाने के लिए कर सकते हो ना करो। और अगर फिर भी ऐसा लगता है कि नहीं होएगा, तो फिर उसको बंद कर दो। तो इसके लिए ये लोग क्या करते हैं, पहले एनसीएलटी है ना, इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट करते हैं। एनसीएलटी क्या करेगा, आईआरपी को बुलाते हैं। आईआरपी कौन होता है? द वन एंड ओनली, तीन में से कोई एक। ठीक है, अपन यहाँ पे लेंगे ये दो फालतू लोग हैं, बराबर अपन यही देखेंगे। समझो तुम में से किसी को बुलाया, तुमको क्या बोलेगा एनसीएलटी, देख ये पेशेंट है, क्या करना है बता, चेक कर, रिवाइव कर सकते हैं कि मार सकते हैं। मारना मतलब क्या, वाइंडिंग अप, या रिवाइव कर सकते हैं। तो तुम्हारा काम है पूरा स्ट्रक्चर देखने का, इसका सिचुएशन देखो, क्या पैसा है, कितना आने वाला है, क्या कर सकते हैं, कैसे बिजनेस प्लान कर सकते हैं, करंट बिजनेस प्लान क्या चल रहा है, कौन से प्लान्स फेल हुए, क्यों फेल हुआ, तुमको डिटेल एनालिसिस करना है। फिर तुम क्या करोगे, दो चॉइस दोगे। पहला चॉइस क्या करना, हाँ पहला तो मारना ही है, ठीक है। तुमने ऐसा बोल दिया कि ये मुर्दा है, मरे हुए को उंगली मत करो, कुछ मतलब नहीं है, इधर 5 लाख 10 लाख 50 लाख भी डालोगे साला वेस्ट ही होएगा। तुमने ऐसा बोल दिया तो एनसीएलटी मान लेगा, क्योंकि तुम कौन हो, आईआरपी। आईआरपी इज इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, तुम प्रोफेशनल हो, तुम्हारे आगे फिर कोई कुछ बोलेगा नहीं, तुमने बोला मतलब खत्म हो गया। बराबर, तो तुमने बोला ना मार डालो, तो मार डालेंगे। फिर क्या करेंगे, सीधा वाइंडिंग अप, असेट बेचो, लायबिलिटी पे ऑफ करो, खत्म हो गया। लेकिन तुमने बोला नहीं 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 मारो मत रे, क्या कर सकते हैं इसका, इसको रिवाइव कर सकते हैं हम रिवाइव करते हैं ना। तो रिवाइव, अभी देखो तुमने बोला रिवाइव करने का, एनसीएलटी बोलने का कई साथ, तो तुम ऐसा मत, वो मुझे नहीं पता, वो तुम देखो तुम बोल रहे हो ना रिवाइव करना है, तो प्लान भी तुम ही बनाओ कैसे रिवाइव करने का। और रिवाइव करना भी, तुम बोलोगे ऐसा करेंगे तो 20 साल में रिवाइव हो जाएगा, इतना टाइम भी नहीं चाहिए। मैक्सिमम जनरली ऑन एवरेज 3-5 years में अगर होता है रिवाइव तो ठीक है। अब रिवाइव के भी तरीके, रिवाइव कैसे कर सकते हो, या तो ऐसा रिवाइवल बोल सकते हो तुम कि बैंक को बोलो 3 साल तक पैसा ना मांगे, जो भी इंटरेस्ट होएगा 3 साल के बाद विद इंटरेस्ट 3 साल का ऐड करके दे देंगे। ठीक है। दूसरा रिवाइवल, तुमने ऐसा बोला कि इन्वेस्टर ढूंढो, इसको ना 2 करोड़ की जरूरत है, 2 करोड़ डालेंगे ना हर चीज प्रॉपर तरीके से चलेगी, ये फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से इसका बिजनेस नहीं चल रहा है, 2 करोड़ का फाइनेंशियल हेल्प कर दो, देखो मस्त बिजनेस चलेगा। ठीक है, तो 2 करोड़ का इन्वेस्टर ढूंढने का, या तो बैंक को ही बोलने का, देख पैसा चाहिए, बैंक बोलेगा हाँ, तो एक काम कर 2 करोड़ और दे दे, बोलेगा लेकिन ये तो दिया नहीं, देख अगर 2 करोड़ देगा सब देगा, 2 करोड़ नहीं देगा कुछ नहीं देगा, क्या करना है बोल। तो बैंक को लगता है कि हाँ अब रिजोल्यूशन प्रोफेशनल बोल रहा है तो गलत तो नहीं बोलेगा, तो बैंक बोलेगा ठीक है चल, 2 करोड़ लुटाया तेरे पे मैंने, तो 2 करोड़ लो बिजनेस में डालो,
बिजनेस को वापस चलाओ और फिर धीरे धीरे करके सबका पैसा दो। ठीक है, इतना सिस्टमैटिक तरीके से इसको बनाया है। अब ये लोग जो होते हैं ना, करोड़ों पैसा लेते हैं। अभी देखो ये किसका हुआ करंटली, आईआरपी जिसमें अपॉइंट हुआ था, अरे कोई तो वेल नोन कंपनी था, मेरे को भी नाम याद नहीं है। वो बंदे को ऐसा सुना है मैंने, 32 करोड़ फीस दी है, कुछ 32 करोड़ आसपास की उसको प्रोफेशनल फीस दी है। मतलब वो कंपनी जो है उसका, बोलते हैं ना 10,000 करोड़ के ऊपर का टर्नओवर था। तुम 10,000 करोड़ के ऊपर की कंपनी को जिंदा रखने का ऑप्शन बना रहे हो तो यार 30 करोड़ तो मांगोगे कि नहीं? सीधी बात है यार, इतना तो हक बनता है अपना, क्योंकि कितना दिमाग डाला होगा तुमने 10 करोड़ वाली कंपनी को जिंदा करने के लिए। ऐसा नहीं है कोई ठेले वाला है उसको जिंदा कर रहे हो तुम। 10,000 करोड़ के ऊपर का टर्नओवर, 5,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज, 32 कंट्रीज में बिजनेस, तुम ऐसी कंपनी को जिंदा करोगे तो 32 करोड़ तो हक बनता है। और इनका जो पावर होता है ना, मतलब इसने बोल दिया ना ऐसा होगा तो ऐसा ही होएगा, फिर आवाज नहीं करने का। क्योंकि कौन ये होते, कौन है बोलो रे? सीएस होते, बाकी तो ठीक है, वो लोग तो आते जाते रहेंगे, सीए भी है तो ठीक है। अपने लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, अपने लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो तुमको भी जैसे देखो, इसका है ना एग्जाम होता है, तुम फाइनल क्लियर करोगे, फाइनल के बाद कुछ साल का एक्सपीरियंस आता है, वो एक्सपीरियंस होने के बाद तुम उसकी एक एग्जाम होती है, आईबीबीआई करके एक बोर्ड है, वो उसकी एग्जाम कंडक्ट करता है। वो एग्जाम क्लियर करोगे फिर तुमको इसका सर्टिफिकेट मिलेगा दैट यू आर सर्टिफाइड आईआरपी। फिर जो भी कंपनी आएगी रिवाइवल, एनसीएलटी तुम्हारा नाम नॉमिनेट करता है कि इसमें से किसी को बुलाना है तो बुला लो। तो तुम्हारा नाम अगर सिलेक्ट हुआ तो तुम आईआरपी बनोगे। फिर कंपनी की साइज के ऊपर तुम्हारी फीस डिसाइड होती है। तुम 10 लाख की कंपनी रिवाइव करोगे, बोलोगे नहीं 32 करोड़ के नीचे में नहीं आएगा, बोलेगा साला 10 लाख का कंपनी है तेरे को 32 करोड़ किधर से दे। तो कंपनी का टर्नओवर और वो सब पैरामीटर्स के ऊपर तुम्हारी प्रोफेशनल फीस डिसाइड होती है। बराबर। साल में समझो, अगर समझो एक नॉर्मल 5-10 करोड़ का भी कंपनी मिलता है ना तुमको, 15-20 लाख का फीस कंफर्म। साल में 2 आईआरपी का काम कर दिया ना, 40-50 लाख की इनकम फिक्स। बाकी साल कुछ नहीं करोगे ना तो भी चलेगा, आराम करने का, गोवा में रहने का। बराबर। ये लोग का अपॉइंटमेंट जब होगा, वहां से लेके इनको काम करना होता है जनरली 1 साल, क्योंकि पूरी प्रोसेस ऑन एन एवरेज 1 ईयर में खत्म हो जाती है। तो काम भी खाली कितना करना है, 1 ही साल करना है। तो साल में 2 ऐसे काम लेने के पूरा साल निकल जाएगा काम करते करते। और मस्त में 25-30 लाख की इनकम हो गई, मतलब ऑन एन एवरेज मंथली इनकम 2 लाख रुपए के आसपास हो जाती है, 2-2.5 लाख बस हो गया ना यार। और कितना चाहिए अपने को, है कि नहीं? हाँ, लेकिन उसके लिए फाइनल क्लियर करना पड़ता है पहले